Hello everyone, very good afternoon. So again we are back 26th of January current affairs mission 2024. ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट कुछ चलो ठीक है, बाद में एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ इन दिस वीडियो। आपका 26 मई को आपका एग्ज़ाम है, सो इट्स कमिंग, ट्राई टू गो हार्ड फॉर दैट, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स कम। ओके, सबसे पहला जो मेरे पास जो आपके लिए करंट अफेयर है वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो है। अच्छी खबर ये है कि 2022-23 के फिजिकल ईयर के हिसाब से अभी के टाइम पे जो हमारा डायरेक्ट टैक्स जो कि जीडीपी में काउंट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स बेसिकली प्रत्यक्ष कर, जिससे इनकम टैक्स काउंट ऑफ थिंग्स, तो वो 15 ईयर्स के हाई रेट पे अभी की डेट में हमें रिसीव हुआ है 6.11%। तो यानी कि लास्ट 15 ईयर्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें अच्छा खासा डायरेक्ट टैक्स अब रिसीव होना चालू हो गया है। बट ये स्टिल अभी लो है इज कंपैरिजन टू ओईसीडी कंट्रीज, जहाँ पर टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो 30% होता है फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो अच्छी चीज़ है वो। बट हाँ ठीक है, हमने पहले से ग्रो करा है बिकॉज ऑफ लास्ट 2 और 3 ईयर्स बैक जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, एक टाइम पे मैंने आई थिंक 2 3 4 साल पहले जब मैंने पढ़ा था, तो उस टाइम पे मेरे को ये समझ में आता था कि अभी की डेट में हमारे पास जो टैक्स जो कलेक्शन है वो ओनली कंट्री के 2% लोग ही टैक्स भरते हैं। ठीक है, अभी की डेट में अगर ये बढ़ चुका है तो अच्छी। व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली परसेंटेज ऑफ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड बाय डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली। जीडीपी के अंदर जितना भी डायरेक्ट टैक्स से जो भी पैसा आता है उसका एक परसेंटेज देखा जाता है। मान के चलो हमारे पास 100 रुपये आए, कितने आए? 100 रुपये आए, और 100 में से मेरे पास 20 तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से आया है। कहाँ से आया? डायरेक्ट टैक्स से आया। तो क्या हो जाएगा? 8/2, ये हमारा रेशियो है, यानी कि 8 हमारा बाकी सोर्सेस से और 2 मेरा जीडी डायरेक्ट टैक्स से है। तो इस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हो। ओके, तो ये है। अब वहीं अगर आप देखोगे, ए हाई रेशियो इंप्लाइज लार्जर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो ठीक है, अच्छा अगर मेरे को 20 दिखा रहा तो अच्छा खासा ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ती है, कंट्री में के पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है उसके पास, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाए, फ्यूल बाकी सारी चीज़ें अच्छा खासा कंट्री ग्रो करना चालू कर देती है अगर ऐसा कुछ है तो। वहीं अगर अदर फैक्टर अगर आप देखोगे तो सबसे एक जो अगर गलत चीज़ हुई है वो ये है, जो हमारा टैक्स बायंसी है वो 2.52 से घट करके 1.8 हो गया है। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, टैक्स बायंसी मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स कलेक्शन इन रिस्पॉन्स टू जीडीपी ग्रोथ। तो बायंसी का बेसिकली अगर इस सिंपल सा अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये है कि पिछले ही साल के मुकाबले हमारे पास टैक्स देने वालों की जो संख्या है वो कम हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास टैक्स कलेक्शन तो बढ़ गया है क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ा होगा, उन्होंने टैक्स ज़्यादा पे किया होगा, बट बायंसी हमारे पास जो है वो कम हो गई है। ठीक है, पहले हमारा 2.52 था, अभी के डेट में 1.8 हो गया है। तो इट सिग्निफाइज बायंसी व्हेन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली विद जीडीपी ग्रोथ इवन इफ टैक्स रिमेन कंस्टेंट। तो ऐसा हो सकता है, इधर आप देखोगे एक रेड लाइन है टैक्स बायंसी फैक्टर जो दिखाता है। तो अभी की डेट में हमारे पास एक टाइम पे गिर गया था, पहले हमारे पास कुछ इस तरीके से था, अभी की डेट में हमारे पास कुछ और है। सो दिस इज सिंपल इज दैट। तो ठीक है, चल रहा है वो, देखते हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारे पास इनकम टैक्स सेक्टर 1961 का, वही मैं वही बता रहा था, ओईसीडी के कंपैरिजन में वो सारी चीज़ें वही है और कुछ नहीं है। स्क्रैप स्टील क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 2047 से पहले पहले जो हमारा स्क्रैप स्टील का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। कितना? 50%, अभी के मुकाबले में 50% बढ़ाने का है। देखो स्क्रैप स्टील होता क्या है, वो स्टील जो अभी अनयूज्ड है, अनयूज मेटल है, जो कि इंडस्ट्रियल वेट से आता है, एंड ऑफ लाइफ से आता है व्हीकल की, या फिर किसी भी सोर्स से है, जिसको उस स्टील को हम दोबारा से रिसाइकिल करेंगे और उसको बाद में यूज लाएंगे। तो इसको बेसिकली कहा जाता है स्क्रैप स्टील। ठीक है, करंटली जो स्क्रैप स्टील इंडस्ट्री है वो 30 to 35% इंडिया के ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन में काम आती है। तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, ये इन्वायरमेंट को थोड़ा कम हार्म करती है, इतना ज़्यादा नहीं करती जितना कि करना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो गुड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो भी थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट ठीक है। वहीं अगर इंडिया की जो रैंक देखोगे, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टॉल का इंडिया, स्टील का, सॉरी क्रूड स्टील का, तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो दिस इज ऑल्सो गुड। वहीं अगर आप देखोगे तो इनिशिएटिव देखोगे तो एक ना हमारे पास नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी 2017 में। इसका बेसिकली एम रखा गया था कि 300 टन हम स्टील कैपेसिटी बनाएंगे बाय 2030। अब 2030 तक हमें ये करना था विद 30 to 45% फ्रॉम द ईएफ, यानी कि इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यानी कि इलेक्ट्रिक के थ्रू, यानी कि उसे जला वुलू के, यानी कि उसे इलेक्ट्रिक करंट देके तो उसका यूज करेंगे। दूसरा होता है ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट के थ्रू उसको यूज करेंगे।
तो इस तरीके से हमने कोशिश किया था कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अब स्टील मेकिंग मेथड्स हैं बेसिकली दोनों के दोनों, एक ये EAF है और एक BOF है। तो दोनों आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019 एम टू इनहेंस डोमेस्टिक स्क्रैप अवेलेबिलिटी टू रिड्यूस कोल कंजम्पशन इन स्टील प्रोडक्शन। तो अच्छी चीज़ है, बट आपके लिए जानना था कि स्टील प्रोडक्शन हम कहाँ पर हैं और क्रूड स्टील में हम कहाँ पर हैं और हम क्या करने वाले हैं। दिस इज अब एग्जीक्यूशन यूजिंग नाइट्रोजन गैस। अब एग्जीक्यूशन नाइट्रोजन गैस क्या है, गैस क्या है वो बता देता हूँ। अब एक फेडरल एक अपील हुई थी कोर्ट इन अलबामा में। तो वहाँ पर वहाँ की कोर्ट ने एक वो दिया है कि आप अपना फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन है यूजिंग नाइट्रोजन गैस का वो कर सकते हैं। किस लिए? अब कहने का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन बाय नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन टू द कंडेम्ड पर्सन। अब कोई दोषी व्यक्ति है उसको यानी कि एक फेस मास्क दे देते हैं जिसमें यानी कि ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता है, तो धीरे 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 उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। द स्टेट प्रिडिक्ट्स दैट द गैस विल कॉज द इनमेट टू लूज कंसिस्टेंस। अब वो अपना आपा खो देता है और कुछ ही सेकंड में उसकी डेथ हो जाती है जब उसे नहीं मिलता। तो इसे नाइट्रोजन गैस, अगर गैस छोड़ दोगे और गैस छोड़ने के बाद वो किसी एक कमरे में बंद कर दो, नाइट्रोजन गैस छोड़ दो, गैस छोड़ने के बाद उसे एक फेस मास्क पहना दो, तो उसे ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं और ऑटोमेटिकली उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। सो ऐसा कुछ ये करने की सोच रहे हैं। ये थोड़ा पता नहीं क्या वियर्ड सा है, आई डोंट नो, वियर्ड ही कहूँगा इस तरीके की चीज़ों को। तो क्रूअल है बेसिकली, अनयूजल पनिशमेंट है जो कि नहीं होनी चाहिए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ओके, बट ना एटलीस्ट हैंग टिल द डेथ, उससे तो बेहतर ही है एटलीस्ट कि उसे खुद ये सारी चीज़ें नहीं है, बट फिर भी अनयूजल बिहेवियर से तो और ज़्यादा बेहतर है। इट इज़ ए कलरलेस होती है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन गैस ऑर्डरलेस होती है, गंदहीन होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, जलती नहीं है। कॉमनली हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में का एक ये भी पार्ट है, इन अर्थ के लिए ज़रूरी है बट ज़्यादा हो जाए तो हार्मफुल है। सो फूड पैकेजिंग इन सारी चीज़ों में यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में होती है, आपके एग्रीकल्चर में होती है, तो सब ठीक है। एक हमारे पास जो आर्टिकल है वो बेसिकली हर्मिट क्रैब्स के ऊपर है। हर्मिट क्रैब्स क्या है, बेसिकली टर्निंग द प्लास्टिक वेस्ट। अब ये क्या हो रहा है कि जो क्रैब्स, जो हर्मिट क्रैब्स हैं वो बेसिकली प्लास्टिक की चीज़ों में जाके कई बार फंस जाते हैं सारी चीज़ें। सो दिस इज, तो ये हमारा कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ इतना जान लो अगर न्यूज़ में है तो, कि ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, हमारे पास लीस्ट कंसर्न के अंदर है। और बस इतना ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका हर्मिट क्रैब है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कांच के ढक्कन है, ये किस चीज़ का ढक्कन है, कैप है, और उसके अंदर ये फंस गया है। सो दिस इज लास्ट एंड फाइनल जो मेरे पास आर्टिकल है वो बेसिकली रिलेटेड है लेक विक्टोरिया से। तो लेक विक्टोरिया हमारे पास अफ्रीका के अंदर है, और है क्या, बेसिकली लेक एक इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 45 मिलियन पीपल रहते हैं, और ये उनका रिसोर्स है बेसिकली पानी का और बाकी लाइवलीहुड्स का। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। हमारे लिए जानने के लिए क्या है, लेक विक्टोरिया बेसिकली अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, इन दी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो जानने की चीज़ है, हमारे पास 3 कंट्री हैं जो इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ऑलरेडी ये UPSC में पूछा जा चुका है, बट मे भी हो सकता है दोबारा पूछा जाए किसी और तरीके से। तो ये युगांडा एक यहाँ से शेयर करता है, दूसरा केन्या है, और तीसरा यहाँ से तंजानिया है, ठीक है। और जो कुछ रिवर्स हैं वो कगेरा है, कटोंगा है, सीओ है, याला है, न्यान्दो है, सोंदू है, मिरियो है और मारा है। इट कंट्रीब्यूट्स द बेसिकली नाइल रिवर। यहाँ से एक नाइल रिवर आ जाएगी, ये दिख रही होगी आपको। ये नाइल रिवर यहाँ पर आ जाती है। इसे ऊपर से वाइट नाइल और ब्लू नाइल के नाम से जानते हैं पहले, फिर बाद में इसमें जाके मिल जाती हैं। सो दिस इज, वहीं यहाँ पर देखोगे तो इसके साथ में तंजानिया और युगांडा के साथ में जो बॉर्डर बनाता है वो रवांडा है। इसी के नीचे बुरुंडी है, जिसे बेसिकली वर्ल्ड का सबसे गरीब देश के तौर पे कहा माना जाता है। तो एज वन ऑफ द अफ्रीका की ग्रेट लेक कहा जाता है इसे बेसिकली लेक विक्टोरिया। सिग्निफिकेंस है इसका, लार्जेस्ट लेक बाय एरिया, वर्ल्ड की ट्रॉपिकल लेक है, लार्जेस्ट बेसिकली, एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये था हमारे पास आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ कि आपको करंट अफेयर में समझने में कोई दिक्कत ना हुई हो। अगर हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई करंट अफेयर में, एक नई चीज़ों के साथ में। हम इस मंथ का पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ट्राइंग कि मैं वीकली बेस पे लेके आ पाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जल्द से जल्द हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। मिलते हैं दोबारा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स।